हेलो गाइस, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्लास 11 का डिस्कस करेंगे। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2। दैट इज़ इस टॉपिक में इसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस क्या क्या किए थे। तो सबसे पहले डिस्कस किए थे कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग किस तरीके से करते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, जो जेई और मेंस में किस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज़, जो आपका एक्चुअल में केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो क्या चीज़ है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, पहले वो समझते हैं। देखिए, कोई भी यहाँ से सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं कि जॉन डाल्टन जो 1800 ईस्वी में 1800 में जो आए थे और अपना एक डाल्टन दिए थे, पोस्टुलेट दिए थे। ठीक है, अपना एक पोस्टुलेट दिए थे डाल्टन साहब। तो पोस्टुलेट का बेसिस क्या था? पोस्टुलेट का बेसिस था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर में बहुत सारे लॉज हैं, जैसे लॉज ऑफ conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, एवोगाड्रो लॉ। दीज लॉज कंबाइन होके क्या बनता है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि क्या है इस लॉ के पीछे और क्या है इसका स्टोरी। सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहले लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्लास 9 में भी आप पढ़े होंगे, क्लास 10 में पढ़े होंगे, जहाँ लेकिन पढ़े होंगे, इतना गारंटी है कि आप लोग इसका नाम जरूर सुने होंगे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें कुछ है नहीं, एंटी लेवाइजर जो थे वो 1789 में इसको डिस्कवर किए थे। और ये किस तरीके से डिस्कवर किए थे? तो ये टोटल केमिस्ट्री का एक तरीके से क्वांटिटिव अप्रोच लगा है। क्वांटिटिव अप्रोच का मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया। ठीक है, जैसे इनका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो मरकरी ऑक्साइड HgO के ऊपर था। मरकरी ऑक्साइड लिए, 100 ग्राम मरकरी ऑक्साइड लिए थे। ठीक है, और 100 ग्राम को वो हीट करना स्टार्ट किया। तो हुआ क्या कि एक रेसिड्यू, मतलब एक तरीके से जो मरकरी बचा वो लगभग 74.6 ग्राम मरकरी बचा था। और रेस्ट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन जो वहाँ से फॉर्म हुआ था उसको भी कैलकुलेट किए। तो ये देखे कि जितना हम रिएक्टेंट लेते हैं, मतलब 100 ग्राम रिएक्टेंट लिए, तो यदि प्रोडक्ट मरकरी और ऑक्सीजन आ रहा था तो मरकरी और ऑक्सीजन का भी मास 100 ग्राम ही उनको मिल रहा था। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करने के बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि हम कोई भी फिजिकल चेंजमेंट करते हैं या फिर केमिकल चेंजमेंट करते हैं, कोई भी चेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो भी रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, इसके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्योंकि इस बहुत अक्सर एक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसके रिगार्डिंग। देखिए, जो क्वेश्चन ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, सबसे पहले देखते हैं। इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, द रेसिड्यू इज फाउंड टू वेट 18 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। बस अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कंसेप्ट लगाते हुए। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कंसेप्ट लगाने पर इसमें सिर्फ ये देखना, आपको पहचानना ये होगा कि सिर्फ इसमें रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देखिए, इसमें रेसिड्यू का आपको टेंशन नहीं लेना है कि रेसिड्यू क्या फॉर्म होगा, केमिकल रिएक्शन कैसा होगा, वो कुछ नहीं। ठीक है, हम सिर्फ देखेंगे कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इस कंसेप्ट को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा ये। देखिए, ये ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन। इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट is added to 15 gram of acetic acid solution, the residue is found to weigh 18 gram,
व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, ठीक है। 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है एक बार चेक कीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का Na2CO3, ठीक है। बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हुआ ये, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, फॉर्मूला ये हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इज एडेड टू एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के साथ ऐड किए। एसिटिक एसिड आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, CH3COOH, ये हुआ एसिटिक एसिड। Added to the solution of acetic acid, the residue is found to weigh 18 ग्राम, ठीक है। 18 ग्राम का रेसिड्यू मिलता है यहाँ पर, ठीक है। एसिड रेसिड्यू जो मिल रहा है यहाँ पे लिख दिया हूँ रेसिड्यू, ये आपको मिल रहा है 18 ग्राम, ठीक है। व्हाट इज़ द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, यहाँ पे बोल रहा है रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड भी। हम नहीं जानते हैं कि रेसिड्यू क्या कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। हम क्वेश्चन को जस्ट सॉल्व करना चाहते हैं, आंसर जस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये फार्मूला नहीं भी आता, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखने का कोशिश ज़रूर कीजिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हुआ, CH3COOH क्या हुआ। अब देखिए क्लास 10 में ये भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे CO2 क्यों रिलीज हुआ। जरा देखिए कि जब भी कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट प्रोडक्ट एसिड का रिएक्शन होता है तो वो हमेशा कौन सा गैस रिलीज करता है, CO2, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया है 6.3 ग्राम, 6.3 ग्राम ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 15 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है। फॉर्म कितना हो रहा है, 18 ग्राम ये फॉर्म हो रहा है, और पूछ रहा है कि CO2 का मास। तो हम जानते हैं क्या चीज़, वी नो दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हुआ, 21.3 ग्राम, और इधर कितना हुआ 18, सपोज कर लिए ये x ग्राम, ठीक है। 21.3 ग्राम इज इक्वल टू 18 प्लस x, x इज इक्वल टू 21.3 माइनस 18, तो कितना होगा 3.3 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से जो CO2 कितना कैलकुलेट मतलब कितना रिलीज हुआ है, इस चीज़ का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। x इज इक्वल टू हाउ मच, 3.3 ग्राम, 3x क्या है यहाँ पे, CO2 रिलीज्ड, CO2 कितना रिलीज हुआ है ये हम बता सकते हैं, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं जो आपको यहाँ पे बताएगा, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर हम एक असाइनमेंट देंगे, यदि नहीं सॉल्व होगा तो हम फिर से डिस्कस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकेंड रूल देखते हैं, ठीक है। सेकेंड रूल कौन सा है, दैट इज़ लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन चेक करते हैं। देखिए इस केस में लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में, इस लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में क्या है, इसमें ये कुल मिला के क्या है कि किस तरीके से हम लोग कोई भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली प्राउस्ट क्या बताए थे कि कोई भी केमिकल कंपाउंड यदि फॉर्म हो रहा है तो वो केमिकल कंपाउंड का सोर्स कोई भी लें हम, सोर्स जैसे हम वाटर का सोर्स हो सकता है वो नदी का पानी हो सकता है वो कुएं का हो सकता है वो तालाब का हो सकता है वो ग्लेशियर से आप उठा के लाए हो, ठीक है। ये आपके जो नल में जो पानी आता है, ठीक है, उसका पानी वाटर हो, तो आप वाटर कहीं से भी लीजिए, वाट एवर द सोर्स, ठीक है। सोर्स आपका कुछ भी हो क्यों ना, और और प्रिपरेशन मेथड आपका कोई भी, लैब में आप किसी तरीके से प्रिपेयर करते हो, ठीक है। जिस किसी से आप कैसे भी प्रिपेयर करिए, या आपका जो कोई भी सोर्स हो, उसमें वाटर जो होगा वो वाटर हमेशा क्या होगा, वाटर जो होगा ऑलवेज कंटेन इट्स कंपोनेंट एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। जैसे वाटर जो होगा, वाटर में कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही एग्जिस्ट करेंगे, चाहे आप किसी भी सोर्स से क्यों ना लें, आप तालाब से लीजिए, कुआं से लीजिए, किससे लीजिए, आप उसे डजेंट मैटर, आप किसी भी सोर्स से लीजिएगा, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही कंटेन करेगा। और दूसरी बात ये कि हमेशा इनका जो मास होगा वो फिक्स्ड रेशियो में होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम इनका मास यदि लें, हाइड्रोजन का मास आप पढ़े होंगे कितना होता है 1 AMU, तो 1 × 2, और इसका रेशियो कितना, ऑक्सीजन का कितना 16, तो कितना होगा, इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना हुआ 1:8।
तो हमेशा ये कहने का मीनिंग क्या हुआ, कोई भी कंपाउंड हम यदि लेंगे, कोई भी कंपाउंड हम लिए, वो हमेशा बना होगा, उसका सोर्स क्या है या फिर प्रिपरेशन मेथड क्या है, इट डजेंट मैटर, हमेशा कंपाउंड बना होगा उसी एलिमेंट से, और उसमें कंपोजिशन मतलब रेशियो जो होगा, मास का रेशियो जो होगा हमेशा फिक्स होगा। फिर उसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं, जैसे CO2। ठीक है, ये CO2 है। आप CO2 बनाने का तरीका क्या है, या तो आप CO2 जैसे कार्बन को हम किसी भी पेपर के टुकड़ा को लिए और बर्न किए, ठीक है, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। या फिर इनहेल एक्सेल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वो भी क्या आप स्टोर करिए। या फिर माइंस जल रहा है, मतलब कोयला या पेट्रोलियम कोई भी है जल रहा, आप उससे ले सकते हैं। या अभी हम दिखाएं आपको कि सोडियम बाइकार्बोनेट जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भी उसमें CO2 रिलीज होता है। तो बाइकार्बोनेट लैब में आप तैयार कीजिए, बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट का एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवा के आप CO2 प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपका प्रिपरेशन मेथड कुछ भी हो सकता है। प्रिपरेशन मेथड कुछ भी होने पर होगा क्या, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो कंपाउंड होगा उसमें हमेशा क्या मिलेगा आपको, हमेशा मिलेगा कार्बन और ऑक्सीजन ही मिलेगा, हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा। अब कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, एक तो ये कंफर्म हो चुका है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा, और दूसरी बात ये कि कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा फिक्स्ड रेशियो बाय मास के फॉर्म में ही मिलेंगे। मतलब कार्बन, और यहाँ पे एक में कैलकुलेट करके देखते हैं, कार्बन का मास कितना 12 और ऑक्सीजन का कितना 16। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना हुआ, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, सॉरी से O2 है ना, तो 16 इंटू 2, ठीक है, तो यहाँ पर 4 इंटू 2, तो कितना हुआ 3:8 हमेशा। तो कार्बन आप जब भी कभी आप कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी तरीके से बनाएं, आपका सोर्स ऑफ मेथड कुछ भी हो, आपका प्रिपरेशन मेथड कुछ भी हो, उसमें हमेशा क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन ही मिलने वाला है, और एलिमेंट जो होगा वो कार्बन ऑक्सीजन ही फिक्स रहेगा, और कार्बन ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो भी फिक्स होगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। ठीक है, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं जरा हम देखते हैं, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। चलिए फिर से देखिए स्लाइड नंबर 5। हाँ, अब एक क्वेश्चन लिए, ठीक है। आज का दूसरा क्वेश्चन, 1.375 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, 1.375 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड was reduced by heating in a current of hydrogen, and the weight of copper that remained was 1.098 gram. In another experiment, 1.179 gram of copper was dissolved in nitric acid, and the resulting copper nitrate was converted into cupric oxide by ignition. The weight of cupric oxide formed was 1.476 gram, so that this data result illustrate law of constant proportion. मुझे कुछ नहीं, यहाँ पे कोई IIT का क्वेश्चन नहीं है, आपको ये कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना है। इस क्वेश्चन का मकसद क्या है, मुझे कंसेप्चुअली आपको समझाना है किस तरीके से हम लोग मान लीजिए कि यही आप लैब में आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और लैब में एक्सपेरिमेंट किए थे, तो आप सपोज़ खुद वहाँ पे एज्यूम कीजिए खुद को कि आप 1.375 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड लिए हैं, ठीक है, उसको हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं और हाइड्रोजन गैस उस पर फ्लो करवाते हैं, तो क्या होता है कि कॉपर आपको मिलता है 1.098 ग्राम। उसी तरीके से दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब हम बताए थे कि आपका प्रिपरेशन मेथड कुछ भी हो सकता है, आपका मेथड और प्रिपरेशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है, एक लड़का दूसरे तरीके से किया। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि जो क्यूप्रिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, ठीक है, उसमें मुझे देखना है कि पहले एलिमेंट सेम है कि नहीं, पहले वो चेक करना है। दूसरा चीज़ कि क्या इन एलिमेंट का जो मास का रेशियो है वो फिक्स है या नहीं, ठीक है, ये चेक करना मुझे। यदि ये दोनों चीज़ प्रूफ होता है तो हम बता सकते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले
जो डाटा है, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे 1 करते हैं, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 1 में क्यूप्रिक ऑक्साइड कितना है, क्यूप्रिक ऑक्साइड 1.375 ग्राम, ठीक है। इस 1.375 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड को रिड्यूस किया आप करें हाइड्रोजन से, और कॉपर आपको मिलता है कितना, 1.098 ग्राम। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड लिया, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये कितना है, क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है इसको आप हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ यदि हीट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आपको मिलता है कॉपर, ठीक है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर 1.375 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। हीटिंग इन अ करेंट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ कॉपर इज फाउंड टू बी 1.098 ग्राम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड है और कॉपर मिला, तो बाकी का रेस्ट अमाउंट क्या होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड से, ठीक है। रेस्ट अमाउंट क्या होगा, रेस्ट अमाउंट क्या होगा आपका, जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड में 1.098 ग्राम था, 1.375 ग्राम में कॉपर और ऑक्सीजन था, ठीक है। देखिए कॉपर दो टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, एक क्यूप्रस ऑक्साइड और दूसरा क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो कॉपर का यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कॉपर का कितने वैलेंसी, यहाँ पे ये है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, देखिए कॉपर का कितना वैलेंसी, या तो ये 1 होगा या फिर 2 होगा। तो कॉपर का यदि 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, तो किस तरह से फार्मूला बनेगा, Cu2O। और यदि क्यूप्रिक ऑक्साइड का मतलब Cu और O, तो यदि दोनों का इक में क्या होता है, ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर रखा जाता है या ज़्यादा वैलेंसी रखा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा फार्मूला, CuO। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड हम यहाँ पे क्या लिए हैं, CuO, क्लियर। तो CuO को जब CuO में क्या है, कॉपर है, ये जो कंपाउंड बना हुआ है वो दो चीज़ से बना हुआ है, किससे, कॉपर और ऑक्सीजन से। तो कॉपर यहाँ पर जब इसको हीट किए क्यूप्रिक ऑक्साइड को, इसका वेट कितना है, तो 1.375, इसको जब हीट किए तो कितना मिला, 1.098 ग्राम। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1.378 माइनस 1.098, ठीक है। आप कैलकुलेट करिए, इसमें कितना निकला, 1.378 माइनस 1.880, कितना हुआ, 16.7 और 2 और यहाँ पे 0 कितना हुआ, 0.270, ठीक है। 8 होगा ना, ठीक है, 8 हुआ, ठीक है, 0.280 ग्राम, क्लियर। तो मुझे यहाँ पर क्यूप्रिक CuO को जब गर्म किए, 1.375 ग्राम को गर्म करते हैं तो इतना कॉपर मिलता है। तो रेस्ट क्या मिलेगा, क्लियर है कि रेस्ट मुझे ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कंटेंट इसमें, मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, तो क्वांटिटी ऑक्सीजन का कितना होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्वांटिटी क्या है, कॉपर का ये, तो ऑक्सीजन का कितना होगा, कॉपर का ये क्वांटिटी हुआ माइनस करने के बाद, तो ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन कितना है, तो 0.280 ग्राम, क्लियर। तो अब आप कैलकुलेटर से या फिर अपने खुद से कैलकुलेट करके देखिए, हम निकालना क्या चाहते हैं, इसका रेशियो, कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो निकालना चाहते हैं। तो 1.098 अपॉन कितना, 0.280, क्लियर, ये रेशियो। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट से हम चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंट 2, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन में क्या करते थे, कार्बन का मास डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मास करते थे, तो यहाँ पे भी हम लोग उसी तरीके से कर रहे हैं। अब चेक करते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किए, फिर से इन अनदर एक्सपेरिमेंट कॉपर जो लिया गया है वाज डिजॉल्व इन नाइट्रिक एसिड, कॉपर को नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व किया गया, ठीक है। तो बना क्या जी, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट बनता है CuNO3 का होल, कॉपर नाइट्रेट बन चुका, ठीक है, कॉपर NO3 का होल ट्वाइस was converted into cupric ऑक्साइड, फिर से इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया गया, गुड, बाय इग्निशन, ठीक है।
अब वेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड फॉर्म्ड इज 1.47 दे दिया है, 1.476 ग्राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉपर जो लिया गया था कितना था, दूसरे एक्सपेरिमेंट में 1.179 ग्राम कॉपर लिया गया था, और लास्ट में क्यूप्रिक ऑक्साइड में कितना मास है, 1.476 ग्राम। तो मुझे हम यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन का कंटेंट निकाल सकते हैं क्या, ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, कितना है 1.476 माइनस 1.179, ठीक है, इतना ग्राम निकाल लिए। अब कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो 1.476 माइनस 1.00 एक मिनट मैं कैलकुलेशन जो है वो इससे करके दिखाता हूँ आपका, ताकि इसे करता हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर से। 1.476 माइनस 1.179, ठीक है, आता है 0.297 ग्राम। ठीक है, तो फिर से एक बार हम देखते हैं कॉपर का रेशियो क्या था, कॉपर कितना था इसमें 1.179, तो कॉपर यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं 1.179 डिवाइडेड बाय 0.297, ठीक है। तो अब इसका पहले हम लोग कैलकुलेटर से करके दिखाते हैं, और आपको इसमें भी करके दिखाते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। 1.098 ओके, 1.098 डिवाइडेड बाय 0.280 आता है आपका इस केस में 3.921, ओके। और इस केस में देखते हैं दूसरे में, ठीक है, 1.179 डिवाइडेड बाय 0.297, इसमें भी डिवाइड करने के बाद आया है मेरा डाटा, ठीक है, 3.9696, ठीक है। अब देखिए इसमें मैजिकल चीज़ क्या, इसमें क्या आया 3.921 डिवाइडेड बाई 1, मतलब इसको इससे कट कर देंगे तो आएगा 3.921 डिवाइडेड बाई 1, लेकिन इसको इससे कट करते हैं तो कितना आता है 3.9696, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1। अब इसका यदि हम अप्रोक्सीमेशन करें तो ये क्या रहा है 4:1, इसमें अप्रोक्सीमेशन करें तो कितना रहा है 4:1, ठीक है। चूँकि दोनों का क्या चीज़ है, रेशियो सेम है, वेट का रेशियो सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस रिजल्ट इलस्ट्रेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये डाटा जो है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डिस्कस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर किसी बच्चे को डाउट होगा कि देखिए सर इसमें तो 3.921 आया, और इस केस में कितना आया, 3.9696 आया, तो ये क्यों गड़बड़ हुआ। इसका रीज़न क्या है कि आप चूँकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो एक्सपेरिमेंट करने में क्या होगा, मिस कैलकुलेशंस भी होगा, तो ये जो डाटा लिया होगा वो हो सकता है कि कैलकुलेशन मतलब डाटा लेने में प्रॉब्लम कुछ हुआ होगा, ठीक है, कुछ डाटा थोड़ा सा चेंजमेंट, मतलब 1000 प्लेस पे चेंजमेंट हुआ होगा, ठीक है, कैलकुलेशन में एरर के कारण, या फिर हम लोग मेजरमेंट सही से नहीं कर पाया, या फिर क्या बोल सकते हो उसमें जो एपरेटस हम यूज़ कर रहे हैं उसको भी बारीकी से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये मोटा तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि 4:1 रेशियो इसमें भी आ रहा है, एक्सपेरिमेंट 1 में भी, एक्सपेरिमेंट 2 में भी 4:1 रेशियो आ रहा है, तो ये जो है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट कर रहा है। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे, मैं एक सीट दूंगा आपको क्वेश्चन का कि प्रूफ कीजिए, तो ये एक तरीके से आपको आईआईटी में पूछने वाला नहीं है, जेईई में, मेडिकल में पूछने वाला नहीं है, लेकिन ये कंसेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग करेगा कि हाँ ये एक रूल है क्या, व्हाट इज़ लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे तरीके से आप समझने में ये हेल्प करता है आपको, ठीक है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, दैट इज़ फिर से आपको एक और क्वेश्चन है यहाँ पे हम लिए हैं, देखिए एक क्वेश्चन और लिए हैं एक बार फिर से। ये क्वेश्चन क्या है, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग 2.16 ग्राम मेटालिक कॉपर विद नाइट्रिक एसिड एंड सब्सिक्वेंट इग्निशन वाज 2.7 ग्राम इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑन रिएक्शन गिव 0.92 ग्राम कॉपर, ठीक है। सो दैट दीज रिजल्ट इलस्ट्रेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना दिया, देखिए कॉपर ऑक्साइड, फिर से यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड दे दिया आपको। अब डायरेक्टली हम निकालना चाहते हैं कॉपर ऑक्साइड कितना दिया है, 2.16 ग्राम, 2.16 ग्राम दे दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं, देखिए वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड दे दिया है 2.16 ग्राम। तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन ही होता है, तो कॉपर ऑक्साइड हम यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड देख लिए, कॉपर ऑक्साइड लिखे कितना है 2.16 ग्राम। यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, यहाँ पे 2.1 मेटालिक कॉपर विद नाइट्रिक एसिड एंड सब्सिक्वेंट इग्निशन वाज 2.7 ग्राम, ठीक है। मेटालिक यहाँ वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग 2.16 मेटालिक कॉपर, देखिए यहाँ से स्टेटमेंट थोड़ा चेंज हुआ है, इस चीज़ को देखिए यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन में यही खासियत है कि वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग 2.16 ग्राम मेटालिक कॉपर। अब ये 2.16 ग्राम मेटालिक कॉपर दिया हुआ है, ना कि कॉपर ऑक्साइड, ये गलत है, ठीक है। कॉपर का वैल्यू दे दिया है, मेटालिक कॉपर जो दे दिया है वो दे दिया है 2.16 ग्राम, क्लियर। अब दूसरा चीज़ विद HNO3 एंड सब्सिक्वेंट इग्निशन वाज 2.7 ग्राम, ये जो दिया है क्या चीज़, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड 2 कितना दिया है 7 ग्राम। क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझिए, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन थोड़ा सा बारीकी से पढ़िए इसको, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे एक्सपेरिमेंट ये एक्सपेरिमेंट 1 की बात है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट ये 2 लिए, एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हम 2 डिस्कस किया। एक्सपेरिमेंट 2 में अंदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ CuO, कॉपर CuO का वेट कितना है 1.15 ग्राम, क्लियर। ऑन रिएक्शन गिव्स 0.92 ग्राम कॉपर, 0.92 ग्राम कॉपर दे दिया, ठीक है। तो अब बताइए ऑक्सीजन का कंटेंट कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा इसमें 1.15 माइनस 0.92, ठीक है, ये ग्राम में कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना होगा ज़रा बताइए, ऑक्सीजन कितना होगा 2.7 माइनस 2.16 कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा स्पीड कीजिए कैलकुलेशन। तो यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ है 2.7 माइनस 2.16 इज इक्वल टू 0.54। इस केस में वी आर गेटिंग 0.54 ग्राम, बट इन दिस केस हाउ मच 1.15 माइनस 0.92 0.23, the oxygen quantity is 0.23 ग्राम। तो फिर से करना क्या होगा मुझे, कॉपर का मास डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मास, कॉपर का मास कितना है, कॉपर मास डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन मास कितना होगा बताइए 2.16 डिवाइडेड बाय 0.54, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करना होगा, कॉपर मास कितना 0.92 डिवाइडेड बाय 0.23, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 23 जा 92 तो 4:1, और यहाँ पे भी देखिए 54 जा 216, तो यहाँ पे भी 4:1 कितना है 4:1, इस केस में भी 4:1।
तो इस डाटा से मुझे यहाँ पे क्या मिला कि दोनों चीज़ में कॉपर ऑक्साइड में बना हुआ क्या चीज़ है, बना हुआ दो एलिमेंट्स है कॉपर एंड ऑक्सीजन से, दोनों का मास का रेशियो यदि लेते हैं तो दो एक्सपेरिमेंट, अलग अलग एक्सपेरिमेंट था, लेकिन अलग अलग एक्सपेरिमेंट में भी क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन का जो यदि मास का रेशियो देखते हैं तो 4:1 ही कैलकुलेट हो रहा है। चूँकि 4:1 दोनों रेशियो, दोनों केस में 4:1 रेशियो आता है, तो हम कह सकते हैं वी कैन से दिस गिवन डाटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नाउ वी मूव टू फॉरवर्ड, दैट इज़ अब क्या है मेरा यहाँ पर स्लाइड नंबर 7 डिस्कस करते हैं। व्हाट इज गिवन, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब बच्चे बहुत सारे लोग जानते भी होंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। यदि आप समझ चुके हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कंपोजिशन क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, तो आप ये भी समझ जाएंगे आसानी से कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। देखिए सबसे पहले हम इस चीज़ को बताते हैं ताकि इसको नोट डाउन करने में आसानी होगा। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, जब हम दो एलिमेंट लेंगे और कंबाइन करते हैं एक से मतलब आपस में कंबाइन करते हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम ले लें कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन ये दोनों बोलें तो कितने कितने बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दो टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट कंबाइन कर रहा है एक दूसरे से और मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द वेट ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड वेट ऑफ अदर आर इन रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ चुका है आपको कि वे जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं ईच अदर आपस में और मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो वेट ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का वेट आपको फिक्स रखना है। किसका वेट फिक्स रखना है, एक एलिमेंट का फिक्स रखना है, वेट ऑफ वन एलिमेंट। ठीक है, फिक्स रखिए, कंबाइन विद अ फिक्स्ड वेट ऑफ अदर इन अ रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर। यदि आप एक एलिमेंट का वेट को फिक्स रखते हैं और दूसरे एलिमेंट के वेट को आप वेरी करवाते रहते हैं, मतलब दूसरे एलिमेंट का जो वेट होगा वो हमेशा क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। क्लियर, मतलब क्या कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होगा तो हो सकता है कि वो एक मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म करता। ठीक है, तो मोर देन वन कंपाउंड, तो उसमें से क्या करेंगे, एक एलिमेंट को हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं और दूसरे एलिमेंट को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि उसका वेट का रेशियो क्या है। उसका वेट का रेशियो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो भी होल नंबर के रेशियो में होगा। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ का एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सपोज कार्बन का तो हम बता ही दिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है बहुत सारा है, उनमें से देखिए सबसे पहले ऑक्साइड ले लेते हैं एक बार, एक फिर से आप ऑक्साइड को ले लो यहाँ पर ऑक्साइड को। ठीक है, ऑक्साइड लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये मैं आपके लिए सेव करके रखा हूँ पहले से। हाँ, तो नाइट्रोजन का देखते हैं ऑक्साइड। यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और भी ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्साइड बनाते हैं ये नाइट्रोजन। ठीक है, तो 7 ऑक्साइड है। यहाँ पे कौन कौन सा ऑक्साइड है, फॉर्म नाम एक बार, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5, NO3, दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए इसमें दो ही एलिमेंट है, कौन कौन सा है, एक नाइट्रोजन और दूसरा आपका कौन सा, एक नाइट्रोजन और दूसरा आपका कौन सा है, ऑक्सीजन। दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, एक नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सब में नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही दिख रहा है, सब में नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, अब मुझे चेक करना है क्या कि सब में यदि नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन का हम क्या करेंगे, वेट को फिक्स रखेंगे और ऑक्सीजन का वेट क्या देखेंगे, चेक करेंगे कि उसका वेट का रेशियो कैसा होता है, होल नंबर होता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन का यहाँ पर N2O का लेते हैं। नाइट्रोजन का कितना, नाइट्रोजन का मास कितना, 14 इंटू 2 कितना होगा, 28, इसका रेशियो ले रहे हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16 ले लिए। चलिए इसका देखते हैं, नाइट्रोजन का वेट कितना, 14 और इसका कितना, 16। चलिए इसका देखते हैं, नाइट्रोजन का कितना, 28 या फिर इसका देखते हैं। ठीक है, इसका देखते हैं, 28
और आप सॉरी 14 ना, 14 और इसका कितना 32, ठीक है। और इसको भी देख लेते हैं 14 और 14 इंटू 2 कितना होगा 28 और 16 इंटू 3 कितना होगा 48, ठीक है। इस तरीके से NO3 में भी देख लेते हैं 14 इज टू 16 इंटू 3 कितना होगा 48। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले सबको 14 कर लेते हैं, ठीक है। इस केस में देखिए कौन कौन सा किए हैं 1 2 3 4 इसको 5, ठीक है। इन सब में इसको 14 करने के लिए क्या करना होगा, इसको हाफ कर देते हैं, ठीक है। तो 14 और इसको हाफ करने पे क्या होगा 8, तो 14:8 पहला का रेशियो क्या निकला, फर्स्ट का रेशियो क्या निकला 14:8, ठीक है। इस केस में रेशियो क्या निकला 14:16, इस केस में रेशियो क्या निकला, इसको देखिए 2 से इधर कर लिए डिवाइड तो कितना होगा 24, 14:24, ठीक है। 14:32 और इस केस में 14:48 और इस केस में कितना होगा 28:64, तो 14:32, ठीक है। 2 से कैंसिल किया तो 14:32 सेम ही आ रहा है। इस केस में क्या होगा 14 इंटू 2 28:80, तो कितना होगा 14:40, 14:40, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे सब का मास फिक्स रखते हैं 14 14 14 14 14। अब इस केस में इसका होल नंबर का रेशियो देखिए है कि नहीं, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 2 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। मतलब इस को कैंसिल करते जाइए आप 1 2 3 4 यहाँ 5 यहाँ पे 6, ठीक है। तो निकला क्या चीज़, हम कंक्लूड क्या किए कि यदि 2 एलिमेंट कंबाइन टू ईच अदर, यदि 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहा है एक दूसरे से और मोर देन 1 कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हम दिखा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर 7 टाइप के कंपाउंड फॉर्म करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और ये 7 टाइप के कंपाउंड जो फॉर्म हो रहे हैं उनमें से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन का मास फिक्स करके हम देखते हैं, ऑक्सीजन का मास देखते हैं, तो ऑक्सीजन का मास क्या हो रहा है वो भी एक होल नंबर रेशियो में मिलता है, जो जैसा कि हम एक्सपेरिमेंट में देखें यहाँ पे करके। अब जिन लोगों को ज़्यादा जानकारी चाहिए कि नाइट्रोजन N2O नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं, कलरलेस कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, वो यहाँ से भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। NO2 बहुत ब्राउन गैस है, आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे ब्राउन गैस NO2, ठीक है। ये ब्लू टाइप का सॉलिड होता है, ये कलरलेस लिक्विड होता है, अनस्टेबल रेडिकल। ये थोड़ा सा अभी से ही देखना स्टार्ट कीजिए क्योंकि पी ब्लॉक आपको पढ़ना है क्लास 12th में, ठीक है। तो क्लास 11th में भी और क्लास 12th में, लेकिन ये टॉपिक जो है क्लास 12th का टॉपिक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आपका कौन सा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये स्लाइड नंबर 9 डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन शायद है ये, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड। यस क्वेश्चन भी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 ही टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, कौन कौन सा, ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का चेक करते हैं, ठीक है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 ही टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन कौन सा, ये या तो बनाएंगे कौन कौन सा, या तो फिर वाटर बनाएंगे, नहीं तो कौन सा H2O2 ये कौन सा है पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो 2 टाइप का कंपाउंड ये दोनों। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स, द हाइड्रोजन कंटेंट इन वन ऑफ दीज इज 5.93%, वाइल इन अदर इज इट इज़ 11.2%। तो देखिए एक में हाइड्रोजन का परसेंटेज दे दिया है, एक में द हाइड्रोजन कंटेंट इन वन ऑफ दीज इज, हाइड्रोजन का कंटेंट कितना दे दिया है 5.93, ठीक है। और तो ऑक्सीजन कितना होगा जरा बताइए मुझे, यदि हम 100 ग्राम मान लिए तो ये 5.93 ग्राम होगा, तो ये कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा, जरा कैलकुलेट करिए, हम कैलकुलेटर्स के करते हैं ताकि एग्जैक्ट आए मेरा।
ठीक है, 100, हाँ 100 माइनस 5.93 कितना हुआ, 94.07 ग्राम। ठीक है, हम सपोज 100 ग्राम सपोज किए वाटर है, तो हाइड्रोजन कितना होगा 5.93 और ऑक्सीजन कितना होगा 94.07। उसी तरीके से इसमें बोल रहा है क्या, द हाइड्रोजन कंटेंट इन वन ऑफ दीज इज 5.93 वाइल इन अदर इज 11.2। हाइड्रोजन इसमें कितना है, इसमें कितना है 11.2%। ठीक है, तो 100 ग्राम हम सपोज किए, 100 ग्राम सपोज किए, तो हाइड्रोजन कितना होगा 11.2, ऑक्सीजन कितना होगा 100 माइनस यहाँ लिखता हूँ मैं 100 माइनस 11.2। ठीक है, 100 माइनस 11.2 कितना होगा, 100 माइनस 11.2 कैलकुलेट किए 88.8 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर वाइल अनदर 11 पॉइंट सो दैट दीज डाटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रेशियो निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में रेशियो कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन मास अपॉन ऑक्सीजन मास कर लें। ठीक है, तो क्या होगा 5.93 अपॉन 94.07। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा 11.2 अपॉन 88.8। इसलिए किए क्योंकि एक का मास मुझे फिक्स रखना है। ठीक है, एक का मास फिक्स रखना है, इसका मतलब, या फिर हम हाइड्रोजन को 1 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन कितना कंबाइन हुआ, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो सिंपल सा क्या किया जाए कि इसको 5.93 से डिवाइड कर दें, ऊपर को 5.93 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 1, तो नीचे में कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 94.07 डिवाइडेड बाय 5.93 ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऊपर को 11.2 से डिवाइड कर दें तो कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 88.8 अपॉन 11.2। ठीक है, तो एक बार हम कैलकुलेशन करके बताते हैं यहाँ पे कितना आता है। ठीक है, सबसे पहले हाँ 94.07 माइनस नहीं डिवाइडेड बाय 5.93 कितना है 15.86। मतलब ये जो कैलकुलेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 15.86। ठीक है, और यहाँ पर तो यहाँ पे देखते हैं 1/15.86 और दूसरे में क्या आता है जरा वो कैलकुलेट करते हैं 1/18 यहाँ पर 88 डिवाइडेड बाय 11.2 7.92 ये कितना आता है 7.92। ठीक है, तो यहाँ पर 7.92। अब क्या है देखिए ऊपर में कितना है दोनों का मास फिक्स किए कितना 1 अब नीचे में मास कितना दोनों का मास का रेशियो है या नहीं देखते 15.86 डिवाइडेड बाय 7.92 कितना आता है एग्जैक्टली 2। इन दोनों का रेशियो यदि लेते हैं तो कितना आता है 1:2। इसका मतलब क्या हुआ ये होल नंबर रेशियो में है। तो कुल मिला के कंक्लूड क्या करें इस टॉपिक से कंक्लूड क्या करें वो समझिए। जब भी कि कोई दो एलिमेंट को कंबाइन करेंगे और वो एक से ज़्यादा यदि कंपाउंड फॉर्म करते हैं उस केस में क्या होगा उस केस में क्या होगा कि दोनों एक एलिमेंट का मास हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे एलिमेंट का मास चेक करेंगे वो मास क्या होगा एक होल नंबर रेशियो में मिलता है। यहाँ पे भी वही हम किए हैं
यदि समझ में आया तो एक बार, नहीं समझ में आया तो फिर से आप एक बार रिटर्न करके देखिए। इस केस में भी वही किए, एक बार समझिए। यहाँ पर हम सपोज कि हम जानते हैं यहाँ पर, इसलिए H2O और H2O2 मान लिए, लेकिन यदि आप नहीं जानते हो तो एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2 रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 करके लेके चल सकते हैं। इतना समझ में आ रहा होगा। रिजल्ट 1 में हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन सब, चूंकि परसेंटेज में दिया था तो हम 100 मान लिए, तो 5.93 ग्राम डिवाइडेड, और इसका कितना होगा 94.07 ग्राम। उसी तरीके से सेकेंड क्या होगा 11.2 ग्राम, और यहाँ पर क्या होगा 100 और 11.2 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेशियो हम लोग निकाल लिए। ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग आगे करते हैं। यहाँ पर तो चलिए, हाँ, अब आगे करते हैं, स्लाइड नंबर 10 डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब है गैलुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। देखिए, ये जो साइंटिस्ट थे गैलुसाक साहब जो थे, वो टोटली अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सब गैसियस रिएक्शंस के ऊपर, मतलब गैस लेते थे, गैस के ऊपर ही रिएक्शंस कर रहे थे। तो इसीलिए ये जो लॉ दिए वो गैसेस के ऊपर दिए, गैस के ऊपर दिए। ठीक है, तो ये जो, और ये रूल में एक खासियत क्या था कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के जैसा सिमिलरिटी था। बस उसमें वो क्या बोले कि सिंपल एलिमेंट, यहाँ पे ये क्या बोले कि नहीं गैस के बारे में बताया। ठीक है, बाकी नथिंग इज़ न्यू इन दिस टॉपिक, और बाकी हम लोग पढ़ लेते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। इसमें क्या चीज़ है, द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट गैस एंड गैसियस प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ सिंपल होल नंबर। आप जैसा कि हम लोग आपको बोले हैं कि यदि हम रेशियो लेंगे वॉल्यूम का, रिएक्टेंट गैस का और प्रोडक्ट गैस का, तो हमेशा वो क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, सिंपल होल नंबर रेशियो में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम करके दिखाते हैं, H2 और Cl2, यदि इसको कंबाइन किए हैं तो ये क्या होगा, कंबाइन होकर क्या बनता है 2HCl। तो ये जब भी HCl फॉर्म होगा तो इसका रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट गैस, इसका रिएक्टेंट का गैस कौन सा है, ये भी गैसेस स्टेट में है। ठीक है, और ये भी गैसेस स्टेट में है, ये भी गैसेस स्टेट में, ये भी गैसेस स्टेट में। तो इसका रेशियो क्या होगा, ये रिएक्टेंट का रेशियो लेते हैं, इसका कौन सा 1:1:2। तो हमेशा ये जब भी HCl फॉर्म होगा तो 1:1:2 के ही रेशियो में होगा। क्लियर, रिएक्टेंट गैस एंड गैसेस प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल होल नंबर रेशियो। क्लियर, तो इस तरीके से, और कुछ नहीं बताया था ये। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट है आपका इसके पहले अब मुझे डिस्कस करना होगा एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, स्लाइड 14, एवोगाड्रो लॉ, ये भी एक लॉ है। देखिए, इसमें एवोगाड्रो साहब ने क्या बताया कि यदि इक्वल वॉल्यूम लेते हैं ऑल गैसेस का, जैसे हम सपोज कर लिए इस केस में इक्वल वॉल्यूम लिए, यहाँ पे लिखे एग्जांपल, इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिए दो गैसेस। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस लिए, और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस ले लिए, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस लिए। ठीक है, और दोनों का इक्वल वॉल्यूम का मतलब इसमें हाइड्रोजन रखे हैं 100 ml और इसमें नाइट्रोजन रखे हैं 100 ml। ठीक है, नाइट्रोजन रखे हैं 100 ml, 100 ml ये भी और 100 ml ये भी। ठीक है, अब यहाँ पर 100 ml दोनों का जब ले लिए, तो अब मुझे यहाँ पर क्या होगा कि ये इनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, सब यदि दोनों का इक्वल वॉल्यूम रखते हैं और कंडीशन भी सेम रखते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन सेम रखते हैं, दोनों में सेम, मतलब टेम्परेचर मान लीजिए इसमें 100 डिग्री C है और इसमें प्रेशर 1 atm, तो इसमें भी 100 डिग्री C 1 atm रखना होगा। तो यदि 100 डिग्री C 1 atm 100 डिग्री C 1 atm रखते हैं दोनों केस में सेम और इक्वल वॉल्यूम होगा, तो क्या होगा, हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल एग्जैक्टली, इस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। यदि आप कंडीशन सेम रखते हो, कंडीशन सेम रखने का मतलब टेम्परेचर प्रेशर आप सेम रखते हैं,
और इक्वल वॉल्यूम रखते हैं, इक्वल वॉल्यूम का मतलब दोनों में इक्वल वॉल्यूम रखते हैं, 100 ml 100 ml, 200 200, 400 400, ये मतलब इक्वल वॉल्यूम हो, कंडीशन सेम हो, तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे, विदाउट एनी कैलकुलेशंस। आप बिना कैलकुलेशन किए हुए भी इस चीज़ को बता सकते हो, ठीक है। जैसे हम बोल दिए कि सपोज एक अब ऐसा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा कि टेम्परेचर 100 डिग्री है, प्रेशर 1 atm है, 100 ml हाइड्रोजन है, इसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बताइए कि उसी टेम्परेचर उसी प्रेशर पर उतने ही वॉल्यूम में कितने नाइट्रोजन एग्जिस्ट करेंगे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे वो बहुत सारे बनते हैं, जो मैं करवाता हूँ, जो एक मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन, नीट में आया हुआ दोनों क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है, ये अप्रोक्सीमेशन का खेल है, ये अप्रोक्सीमेशन है। देखिए, क्योंकि ये जो लॉ बनाए थे वो उसमें बताए थे कि लॉ जो है ये वो आइडियल गैसेस के लिए, लेकिन अब हम आगे बताएंगे गैसेस स्टेट के बारे में जब डिस्कस करेंगे, तो कोई भी गैस आइडियल नहीं होता, ठीक है। सभी गैस क्या होते हैं, रियल गैसेस होते हैं, ठीक है, मतलब आइडियल की तरह ट्रीट नहीं कर पाते हैं, एग्जैक्टली आइडियल की तरह ट्रीट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन देता है। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10-20 कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक रियल गैसेस के लिए, ये चूंकि ये रियल गैसेस है, और लॉ जो दिया गया है वो एक आइडियल गैसेस के लिए, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन लेके समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक का। स्लाइड 15 डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्लाइड 15, ठीक है, देखिए, द मोलिकुलर वेट और यहाँ पर the molecular weight of O2 and SO2 are 32 and 64 respectively. If 1 liter of O2 and 15 degree C and 750 mm pressure contains n molecules, the number of molecules in 2 liter of SO2 under the same condition of temperature and pressure will be, ठीक है। ये क्वेश्चन एक है। A pre-weighted vessel was filled with oxygen at NTP and weighted, it was then evacuated, filled SO2 at the same temperature and pressure and again weighted, the weight of oxygen will be। अब देखिए, ये सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट है। इस क्वेश्चन में ये पीएमटी का क्वेश्चन है। प्री वेटेड वेसल, मतलब वेसल जो वेसल का मतलब बर्तन, बर्तन को पहले कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, कि वेट कितना है इसका, और फिल्ड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसमें फिल्ड कर दिए, ऑक्सीजन फिल्ड कर दिए, ठीक है। पहले ये खाली जो है उसको कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, उसका फिल्ड की ऑक्सीजन को, किस पे ऑक्सीजन एट किस पे, एनटीपी पे। एनटीपी यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हम लोग क्या किए, इसको कंडीशन दिए हुए हैं, और फिर से वेट किए, ठीक है, वेट कैलकुलेट कर लिए, सपोज ये x ग्राम है, ठीक है। इट वाज देन एवेक्यूएटेड, फिर से खाली किए और फिल्ड किए क्या चीज़, SO2 से। अब फिर खाली करके इसमें SO2 डाल दिए, दूसरा कंडीशन में क्या किए, इसमें SO2 डाल दिए एट द सेम टेम्परेचर बोल रहे हैं, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड अगेन वेटेड, अगेन वेट करते हैं, इसको वेट लेते हैं। द वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी, इसका वेट, ऑक्सीजन का वेट कितना होगा, ऑक्सीजन का वेट कितना होगा बताइए। ऑक्सीजन अब यहाँ पर बताएं कि नॉर्मल मतलब कि कंडीशन यदि सेम है, देखिए कंडीशन दोनों में सेम था, दोनों एक, इसमें एनटीपी और वही सेम टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ भी यूज किए हैं, तो चूंकि सेम टेम्परेचर प्रेशर यहाँ भी यूज किए हैं और वेसल सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा, ठीक है। तो कोई भी गैस रखेंगे, चाहे ऑक्सीजन हो, यहाँ SO2 होता है, या नाइट्रोजन होता है, या हीलियम होता है, या आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है, कोई भी गैस रखते हैं, अब वो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उतना ही होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना ही होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना ही होगा। तो क्या होगा इस केस में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब उतना ही होगा तो बताइए यहाँ पर, अब यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल का मास मतलब O2 का मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 32, ठीक है। सपोज किए कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर 50, तो 50 इंटू एक मॉलिक्यूल का मास 32 AMU, एक मॉलिक्यूल का ना, तो यू में लिखते हैं 32U, तो यहाँ पर उतना ही मॉलिक्यूल होगा। सपोज कि 50 मॉलिक्यूल था इसमें, तो उतना ही मॉलिक्यूल सपोज 50 ही होगा, लेकिन मास क्या होगा हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसका एक का मास कितना है, सल्फर का 32 और इसका 16 गुना 32 कितना हुआ 64, सल्फर का 32 64, ठीक है 64U। तो क्या होगा, इसका क्या है डबल है ना 50, इसका क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही हुआ, इसका क्या है ये क्या है
मल्टीप्लाइड टू, तो क्या बोलेंगे, द वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या है, तो हाफ दैट ऑफ SO2। SO2 का वेट इतना हुआ तो ऑक्सीजन का वेट कितना होगा, इसका जस्ट हाफ, ठीक है, तो हाफ दैट ऑफ SO2। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन को, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि यदि वॉल्यूम, दो कंडीशन है, देखिए वॉल्यूम सेम होना चाहिए और कंडीशन सेम होना चाहिए। कंडीशन का मतलब टेम्परेचर और प्रेशर। यदि वॉल्यूम सेम और टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस विल बी सेम। यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, एक मॉलिक्यूल का, यदि मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल का मास यदि निकल गया है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ, उसका वेट निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया था, वही डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट ट्विस्ट किया था थोड़ा सा कि वेट कितना है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है 32U, तो 15 to 30, सब 50 सपोज किए कि 50 मॉलिक्यूल्स, 15 to 32 और इस तरीके से 15 to 64। नाउ दिस लेट अस take second question. The molecular weight of O2 and SO2 are 32 and 64 respectively. If 1 liter of O2 and 50 degrees C and 750 mm pressure contains n molecules, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन इज गिवन दैट द मोलिकुलर वेट ऑफ O2 एंड SO2 दे दिया है, मोलिकुलर वेट दिया है, दोनों का दे दिया है 32 एंड 64, करेक्ट। इफ 1 लीटर ऑफ O2, 1 लीटर, वॉल्यूम इज गिवन हाउ मच, 1 लीटर। Condition is also given 15 degree C and 75 mm. 15 temperature is given 15 degree C and pressure is given 750 mm. Clear? Pressure contains n molecules. n molecules contain करता है, n molecules contain करता है इसी कंडीशन में। इस कंडीशन में, ये कंडीशन है आपका टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन, और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर ऑफ SO2, अब बोल रहे हैं वॉल्यूम हम दोगुना कर दिए, 2 लीटर कर दिए, 2 लीटर ऑफ SO2 अंडर द सेम कंडीशन, सेम कंडीशन में। अच्छा बताइए मुझे, यहाँ पर ये 1 लीटर था तो जितने n मॉलिक्यूल्स था तो 1 लीटर ही लेते SO2 यहाँ पर, और सेम कंडीशन था तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होता है n। इसी को हम क्या किए, 2 लीटर कर दिए, 2 लीटर कर देंगे तो n मॉलिक्यूल्स और होगा, ठीक है। तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितना हुआ, 2n, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, 2n मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से ये भी PMT का क्वेश्चन पूछा हुआ। तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं, हाँ, जब ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का ये जो था, ये सब लगभग हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगाड्रो लॉ, ठीक है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब जो हम डिस्कस करेंगे द बेस, ये जो था बेसिस था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, ठीक है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को समझने के लिए इनका समझना बहुत ज़रूरी था। तो अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का क्या क्या पोस्टुलेट था और क्या क्या शॉर्टकमिंग्स था, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद, ख़त्म करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट को, ठीक है। तो हम लोग अब लेट अस टेक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और कुछ नहीं, अब बहुत आसान है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डिस्कस करना। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या क्या दिया था वो जस्ट डिस्कस करना है आपको। देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या क्या है यहाँ पे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक बार देखते हैं। देखिए सबसे पहले पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यहाँ पे हम लिख चुके हैं। पोस्टुलेट क्या क्या है, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, दैट इज अ पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट वाज कि जितने भी मैटर हैं वो सब के सब बने हैं इंडिविजिबल पार्टिकल से, इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजिबल। वो उस समय 1800 ईस्वी में, लेकिन ये कंसेप्ट बाद में क्या हुआ, गलत हुआ। पार्टिकल्स क्या हुआ, मतलब एटम जो है वो क्या है, डिविजिबल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत सारे चीज़ निकले उसके बाद, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट उनका उस समय था, लेकिन ये बाद में रॉन्ग साबित हुआ। ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन शेप। हाँ, ये क्या बताया कि जैसे हम एक एलिमेंट लेते हैं तो एक एलिमेंट का जो भी एटम होगा, ठीक है, वो सब क्या होगा, वो एक ही आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, मतलब आइडेंटिकल होंगे। हर आइडेंटिकल का मतलब होता है कि हर एक दृष्टिकोण से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। वो मास से, साइज से, शेप से, इन एवरी प्रोस्पेक्ट दे विल सेम, ठीक है। तो आइडेंटिकल होना चाहिए, लेकिन ये भी पोस्टुलेट संयोग से क्या हुआ, उनका रॉन्ग साबित हुआ जब आइसोटॉप का कंसेप्ट आया,
तो मास जो है वो क्या हुआ, एक ही एलिमेंट का मास क्या क्या हुआ, जो एक ही एटम का मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम निकलना स्टार्ट हुआ। जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इसमें कार्बन का एक का 12 मास से 13 फिर 14। ठीक है, तो ये दोनों पोस्टुलेट रॉन्ग साबित हुए। एटम्स कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये सही है, एटम्स कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। Atoms of different element may combine with each other in a fixed simple whole number ratio to form compound। ये जो बताइए अभी, ये आपका क्वेश्चन रहा होमवर्क कि ये जो पोस्टुलेट था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो, ये कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली बता सकते हैं आप, अभी भी समय है आपके पास, मैं बोल रहा हूँ, ये एक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को बता रहा है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, ठीक है, पोस्टुलेट 4 में कौन से लॉ को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट 5 क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइंड इन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड। ये भी देखिए किस पोस्टुलेट को बता रहा है वो भी समझिएगा। द एटम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन बी टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से इसके सब पोस्टुलेट्स है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि शॉर्टकमिंग्स क्या था। ये तो आसान था समझना, पोस्टुलेट क्या क्या है, शॉर्टकमिंग्स क्या क्या था, इसका क्या क्या रॉन्ग जो हुए है क्या। ठीक है, और मेरिट एंड डीमेरिट को समझेंगे हम लोग। ड्रॉबैक जो हम लोग जैसे ही कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अभी डाल्टन साहब डिस्कस किए थे कि इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम, इनडिविजिबल है एटम, वो टोटली रॉन्ग हुआ, इनडिविजिबल नहीं है। ये हम लोग अभी डिस्कस करे किए भी थे, इनडिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये समझ ही गए होंगे। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन एसम ऑफ सेम एलिमेंट, या आइसोटॉप्स का कंसेप्ट बता ही दिए थे, पढ़ लीजिएगा। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं 50, 35 एंड 37, बताए थे कि ऑल मतलब क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल शेप एंड साइज में, एक एलिमेंट के हर एक एटम आइडेंटिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं था, ये भी गलत। डाल्टन ऑल्सो क्लेम्ड दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, ये बताए थे कि हाँ, डाल्टन ये भी बताए थे कि हर एक एलिमेंट का मतलब जैसे एक एलिमेंट का एक टाइप का एटम होगा, दूसरे टाइप का एटम होगा, और दोनों आपस में अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, दिस हैज़ बीन प्रूवन रॉन्ग इन सर्टेन केसेस। ठीक है, ये कैसे, आर्गन और कैल्शियम क्या है 40 AMU, वो बोले थे टोटली वो डिफरेंट हो गए, उनका मास अलग होगा, उनका साइज़ अलग होगा, शेप अलग होगा, लेकिन मास क्या हुआ, सेम हो गया। ठीक है, तो ये भी पोस्टुलेट उनका रॉन्ग हो गया था। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, दिस इज नॉट ऑब्जर्व इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये सिंपल मतलब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का जो कंसेप्ट जो दिए थे, लेकिन वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में फॉलो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ये भी उनका एक ड्रॉबैक निकला। द थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रॉप्स, इट हैज़ नॉट अकाउंट डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज ऑफ चारकोल, ग्रेफाइट, डायमंड। तो दीज आर ड्रॉबैक्स रिगार्डिंग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अब हम लोग एक तरीके से एक और डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या उनका मेरिट्स क्या क्या था। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है मेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये टोटली थ्योरेटिकल सेक्शन है आपका। द एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं आपको। डाल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज अ वर्केबल डिस्टिंक्शन बिटवीन द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एटम दैट अ कंपाउंड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये बताने में सफल हुए कि एटम जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, उस समय 1800 में ये कंसेप्ट एक बहुत बड़ा कंसेप्ट था। ठीक है, लेकिन उनको हम लोगों के बारे में नहीं पता था कि हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, ऋषि मुनि जो थे, वो इस 5000 साल पहले ही एक्सप्लेन कर चुके थे फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में। ठीक है, तो खैर हम लोग इनसे कहीं ज़्यादा आगे थे, कोई नहीं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट है आपका, यही तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे